प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पाश्चात्य काव्य शास्त्र के अंतर्गत स्वच्छंदतावादी विचारक एस टी कॉलरिज और उनके कल्पना सिद्धांत का अध्ययन और विश्लेषण करेंगे। इस अध्ययन के पश्चात आप कल्पना के अर्थ, उसकी प्रकृति और विभिन्न विद्वानों द्वारा कल्पना के संबंध में दी गई परिभाषाओं से अवगत हो सकेंगे। विद्यार्थियों, जब किसी कवि, कलाकार या रचनाकार के हृदय में भाव का अतिरेक होता है, भाव का उद्वेलन होता है, तो नवीन कला की सृष्टि होती है। और जो कल्पना की शक्ति पाकर कलाकार को या कवि को या रचनाकार को उस विषय वस्तु को रूप, रंग, आकृति प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करता है। इस दृष्टिकोण से रचना प्रक्रिया में कल्पना का अपना एक विशेष स्थान है, एक विशेष महत्व है, क्योंकि कल्पना ही वह शक्ति है जिसके माध्यम से कवि या कलाकार अपनी नवीन सृष्टि को रूप, रंग, आकृति प्रदान करता है। इस प्रकार कला रचनाकार की या कलाकार की मानसिक क्रिया का परिणाम है। उसी प्रकार कल्पना कलाकार के हृदय में, कलाकार के अंतःकरण में घटित क्रिया व्यापार का परिणाम है। जब कोई कवि या कलाकार किसी विषय वस्तु के साथ भावात्मक संबंध स्थापित कर लेता है, तो वह कवि या कलाकार सतत रूप से उस विषय वस्तु का ध्यान करता है, उसके बारे में सोचता है, जिसे हम कल्पना कहते हैं। कल्पना ही वह शक्ति है जिससे भावी विषय वस्तु को आकार दिया जाता है। जहां प्रत्यक्षता हमें वर्तमान का बोध कराती है, वहीं स्मृति अतीत के साथ हमारा परिचय कराती है और कल्पना उस विषय वस्तु में निहित विशिष्टता की संवेदना कराती है। मनोविज्ञान के अनुसार हमारे अवचेतन में सुप्त अवस्था में पड़े मनोभाव आदि मिलकर हमारी कल्पना को सशक्त बनाते हैं। जिस प्रकार भक्ति के लिए उपासना की आवश्यकता पड़ती है, उसी प्रकार किसी विषय वस्तु को मूर्तिमान बनाने के लिए, उसे दृश्यमान बनाने के लिए कल्पना की आवश्यकता पड़ती है। कॉलरिज ने सृजनशीलता को ही कल्पना कहा है और इस आशय को स्पष्ट करने के लिए कॉलरिज ने अपना पूरा जीवन लगा दिया। उन्होंने रचनाशीलता की समस्त दृष्टिकोणों को एक साथ लाने का प्रयास किया और कल्पना शब्द को स्वच्छंदतावादी आलोचना का मूल आधार बनाया। कॉलरिज से पहले भी इंग्लैंड और जर्मनी के साहित्यकारों ने कल्पना पर अपने विचार प्रकट किए थे। इसमें से हॉब्स, ड्राइडन, कांट और एडिसन जैसे साहित्यकारों ने कल्पना के संबंध में जो विचार प्रकट किए हैं, वे अपने आप में पर्याप्त थे। तो हमारे मन में यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि इतने मूर्धन्य साहित्यकारों ने जब कल्पना के ऊपर अपने विचार प्रकट कर दिए थे, तो कॉलरिज जैसे साहित्यकार ने ऐसा क्या कह दिया जिससे कल्पना सिद्धांत के साथ उनका जो नाम है वह अभिन्न रूप से जुड़ गया। कॉलरिज के पूर्व भी जर्मनी और इंग्लैंड के साहित्यकारों ने कल्पना सिद्धांत पर अपने विचार प्रकट किए थे, जिसमें कांट, हॉब्स, ड्राइडन और एडिसन का नाम प्रमुखता से लिया जाता है।
तो ऐसे में हमारे मन में यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि कॉलरिज ने ऐसा क्या कह दिया कि उनका नाम इस सिद्धांत के साथ अभिन्न रूप से जुड़ गया। इतना तो अवश्य है कि कॉलरिज द्वारा दिए गए सिद्धांत से आने वाली पीढ़ियां ज़्यादा प्रभावी रूप से जुड़ती दिखाई देती है, क्योंकि रचनाशीलता केवल काव्य या साहित्य तक सीमित नहीं है, इसका क्षेत्र व्यापक है। ज्ञान और विज्ञान के अनेक क्षेत्रों से रचनाशीलता का अटूट संबंध है और इसी रचनाशीलता से जुड़ी समस्त संश्लिष्टता को कॉलरिज ने जोड़ने का प्रयास किया, उसे एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया और यहीं से स्वच्छंदता आदि आलोचना में कल्पना मूल आधार बना। कॉलरिज के पूर्व भी जर्मनी और इंग्लैंड के साहित्यकारों ने कल्पना सिद्धांत पर अपने विचार प्रकट किए थे, जिसमें कांट, हाब्स, ड्राइडन और एडिसन का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। तो ऐसे में हमारे मन में यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि कॉलरिज ने ऐसा क्या कह दिया कि उनका नाम इस सिद्धांत के साथ अभिन्न रूप से जुड़ गया। इतना तो अवश्य है कि कॉलरिज द्वारा दिए गए सिद्धांत से आने वाली पीढ़ियां ज़्यादा प्रभावी रूप से जुड़ती दिखाई देती है, क्योंकि रचनाशीलता केवल काव्य या साहित्य तक सीमित नहीं है, इसका क्षेत्र व्यापक है। ज्ञान और विज्ञान के अनेक क्षेत्रों से रचनाशीलता का अटूट संबंध है और इसी रचनाशीलता से जुड़ी समस्त संश्लिष्टता को कॉलरिज ने जोड़ने का प्रयास किया, उसे एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया और यहीं से स्वच्छंदतावादी विचारधारा में कल्पना ही आलोचना का मूल आधार बनी। जहाँ तक कॉलरिज की बात है, वे साहित्य समीक्षा के लिए दार्शनिक सिद्धांतों को आधार बनाया करते थे। वे आलोचना को एक व्यवस्थित प्रणाली का रूप देना चाहते थे। वे रचना के गुण दोषों को ज़्यादा महत्व न देकर रचना प्रक्रिया को महत्वपूर्ण मानते थे। कॉलरिज के अनुसार आलोचना का उद्देश्य साहित्य रचना के नियमों का पता लगाना है। आलोचना का उद्देश्य दूसरों के लिखे हुए साहित्य का निर्णय देना नहीं है। इन्हीं सिद्धांतों को कॉलरिज ने मानव व्यवहार में ढूंढने का प्रयास किया, क्योंकि मानवीय आत्मा ही सृजनात्मक शक्तियों को जन्म देती है। इसलिए सृजन प्रक्रिया ही चिंतन का केंद्र बिंदु है, जिनके माध्यम से कविता नए नए आकार ग्रहण करती है। इसी कारण कॉलरिज कविता की व्याख्या पर उतना बल नहीं देते थे जितना उनकी सृजन प्रक्रिया पर। उनका मानना यह था कि किसी भी कविता का, किसी भी काव्य का मूल्यांकन उसी भाव से किया जाना चाहिए जिस भाव से उस कविता की रचना की गई है। इस कारण सृजन प्रक्रिया कवि प्रतिभा और विशेष रूप से उसमें निहित कल्पना का विवेचन और विश्लेषण आवश्यक हो जाता है। कॉलरिज से पूर्व भी कल्पना के संबंध में अनेक धारणाएं प्रचलित थीं। एक तो यह कि कल्पना एक दिव्य रहस्यमय शक्ति है जिसकी तर्कसंगत व्याख्या
संभव नहीं है। जॉन ड्राइडन ने कल्पना के संबंध में अपने विचार इस प्रकार प्रकट किए कि प्रतिभा प्रकृति का वरदान है और इस प्रतिभा का परिष्कार कैसे किया जाए ये अनेक ग्रंथ बतला सकते हैं, लेकिन इस प्रतिभा को प्राप्त कैसे किया जाए यह कोई ग्रंथ हमें नहीं बताता। विलियम वर्ड्सवर्थ ने भी कल्पना को एक दिव्य दृष्टि माना है और अपने साहित्य में कई स्थानों पर इस दिव्य दृष्टि का बार बार उल्लेख भी किया है। उनके मतानुसार दिव्य दृष्टि या तो हमारे सामने प्रकट होती है या नहीं होती है, इसलिए उस दिव्य दृष्टि को खोजने का प्रयास नहीं करना चाहिए। हमें उस दिव्य दृष्टि की प्रतीक्षा करनी चाहिए जब तक कि वह हमारे सामने प्रकट ना हो जाए। प्लेटो के मतानुसार कवि जिस समय काव्य की रचना करता है वह एक असामान्य असाधारण मनोदशा में होता है। शेक्सपियर ने पागल, प्रेमी और कवि को एक ही स्तर पर रखा है, क्योंकि उनके मतानुसार इन तीनों में भावना का अतिरेक होता है। वहीं ड्राइडन ने यह मान्यता दी कि पागलपन का प्रतिभा के साथ निश्चय ही एक नज़दीकी संबंध होता है। हॉब्स, लॉक, हार्टले जैसे दार्शनिकों ने कल्पना के संबंध में जो अपने विचार प्रकट किए हैं वह यह कि कल्पना एक बिंब विधायिनी शक्ति है जिसका मुख्य कार्य इंद्रिय संवेदनाओं को मनश्चित्रों में परिवर्तित करना है। इस प्रकार यहाँ कल्पना स्मृति की तरह एक यांत्रिक शक्ति ही बनकर रह गई। यहाँ कल्पना का सृजन के क्षेत्र में कोई स्थान नहीं था। एक धारणा और है जो जर्मनी के विद्वान कांट ने दी है कि कल्पना एक मध्यवर्ती शक्ति है जो इंद्रिय बोध को विचारों में परिवर्तित करती है। कल्पना के बिना ना तो इंद्रिय बोध संभव है ना ही विचार। उपरोक्त धारणाओं से कॉलरिज पूर्णतः सहमत नहीं थे। कॉलरिज कल्पना को दिव्य शक्ति अवश्य मानते थे, परंतु उसे रहस्यमय शक्ति के रूप में उसका अस्तित्व स्वीकार नहीं करते थे, क्योंकि कल्पना को रहस्यमय मानना अर्थात अपनी अक्षमता पर पर्दा डालना है। कॉलरिज के अनुसार कवि की प्रतिभा की व्याख्या ऐसी होनी चाहिए जो सामान्य बुद्धि को सहज स्वीकार हो, सामान्य जनमानस को सहज स्वीकार हो। कवि प्रतिभा और उसके अनुमाद के पारस्परिक संबंध पर कॉलरिज का मत था कि यह धारणा अर्ध सत्य है कि कल्पना केवल एक पक्ष पर ही बल देने का परिणाम है। यह अकाट्य सत्य है कि कवि की संवेदनशीलता सामान्य जनमानस की संवेदनशीलता से अधिक प्रखर और गतिशील होती है। इसलिए यह संवेदनशीलता प्रतिभा की विशेषता ही नहीं अपितु उसका अनिवार्य अंग है। एक कवि में सामान्य जनमानस से अधिक गतिशीलता के साथ दो विभिन्न विषय वस्तुओं के मध्य या दो विभिन्न घटकों के मध्य संबंध स्थापित करने की क्षमता होती है। एक विचार से दूसरे विचार तक जाने, एक बिंब से दूसरे बिंब तक पहुंचने की क्षमता सामान्य जनमानस से अधिक होती है। अर्थात सच्ची प्रतिभा दो विभिन्न घटकों के मध्य, दो विभिन्न विषय वस्तुओं के मध्य परस्पर संबंध स्थापित करने
और उनमें संतुलन स्थापित करने की क्षमता में निहित है। कॉलरिज के अनुसार चिड़चिड़ापन, तुनक मिजाजी ऐसी विशेषताएं छोटे और छद्म प्रतिभाओं में देखने को मिलती है, परंतु जो वास्तव में प्रतिभा संपन्न लोग हैं उनकी संख्या ऐसे छद्म प्रतिभा संपन्न लोगों से बहुत कम है। परंतु बड़ा रचनाकार वही होता है जो पर दुख पर पीड़ा से तत्काल तदानुभूत होता है, और जब स्वयं की पीड़ा की बात आती है, स्वयं के दुख की बात आती है, तो वह प्रायः शांत रहता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि कॉलरिज कल्पना के संबंध में प्रचलित मान्यताओं से, प्रचलित धारणाओं से या तो पूर्णतः असहमत थे या आंशिक रूप से ही उनकी सहमति थी। तो कल्पना के संबंध में प्रचलित धारणाओं से असंतुष्ट होकर ही उन्होंने 18वीं शताब्दी में अंग्रेजी काव्य परंपरा में कल्पना के संबंध में साक्ष्य खोजने का प्रयत्न किया। कॉलरिज के अनुसार फ्रांसीसी काव्य परंपरा में उनकी रुचि या सहानुभूति नहीं थी, क्योंकि उस काव्य परंपरा में केवल कृत्रिमता का निर्वाह किया जाता था और नवीनता के प्रति उनका आग्रह बिल्कुल नगण्य था। तदयुगीन समय में केवल कूपर और बाउल नामक दो विद्वान थे जिनकी कविताओं में कॉलरिज को हृदय और बुद्धि का सामंजस्य दिखाई पड़ता है, और इसी सामंजस्य को कॉलरिज ने कल्पना की महत्वपूर्ण विशेषता माना है। कल्पना के संबंध में इसी जिज्ञासा ने कॉलरिज की मुलाकात विलियम वर्ड्सवर्थ से कराई। जब कॉलरिज विलियम वर्ड्सवर्थ से पहली बार मिले तो वर्ड्सवर्थ ने अपनी पांडुलिपि निकालकर उसमें से एक कविता सुनाई। उस कविता को सुनने के बाद कॉलरिज के हृदय में ऐसा प्रभाव पड़ा जैसे कल्पना स्वयं प्रत्यक्ष रूप धरकर कॉलरिज के सामने उपस्थित हो गई हो। कल्पना को परिभाषित करते हुए कॉलरिज लिखते हैं कि मेरे विचार से कल्पना या तो मुख्य होती है या गौण। मुख्य कल्पना एक जीवंत शक्ति है और यह मानव के संपूर्ण इंद्रिय ज्ञान का प्रमुख साधन है। यह सीमित मन में असीम सत्ता की आवृत्ति है। गौण कल्पना को भी मैं इसी मुख्य कल्पना की अनुकृति मानता हूँ। इसका अस्तित्व सचेतन इच्छा शक्ति के साथ है। इन दोनों में जो भेद है वह मात्रा और कार्य पद्धति का ही है, साधन के प्रकार का नहीं। यह पुनः सृजन के उद्देश्य से विलयन करते रहती है, उसे गलाती और पिघलाते रहती है, अथवा जहाँ यह प्रक्रिया संभव नहीं है वहाँ भी हर हालत में यह आदर्शीकरण और एकीकरण के लिए संघर्ष करती है। यह अनिवार्य रूप से जीवंत होती है, जबकि सभी वस्तुएं अनिवार्यतः स्थिर और निर्जीव होती हैं। इसके विपरीत ललित कल्पना के स्थिरता और सुनिश्चितता के अतिरिक्त अन्य कोई साधन नहीं रहता जिनको लेकर कवि व्यस्त रहे। ललित कल्पना मुख्यतः देश काल के बंधन से मुक्त स्मृति का ही एक प्रकार है। यह चयन की अनुभवमूलक क्रिया से मिश्रित और संशोधित होती है, किंतु सामान्य स्मृति के साथ ही यह अपनी संपूर्ण सामग्री जो पहले से बनी बनाई रहती है बराबर साहचर्य नियम के द्वारा ग्रहण करती है। इस प्रकार
इन परिभाषाओं का अन्वेषण करने पर हम पाते हैं कि कॉलरिज ने कल्पना के दो भेद बताए हैं, मुख्य कल्पना और ललित कल्पना। मुख्य कल्पना को कॉलरिज ने एक जीवन शक्ति माना है, इसे प्रारंभिक कल्पना, प्राथमिक कल्पना आदि के नाम से भी जाना जाता है। तो इस प्राथमिक कल्पना से, एक मुख्य कल्पना से मनुष्य को वस्तुओं का जो प्रारंभिक ज्ञान है वो प्राप्त होता है। मुख्य कल्पना में ही वह शक्ति निहित है जिसके माध्यम से वह व्यवस्थित ज्ञान को प्राप्त करता है। इसी कल्पना में सृजनात्मकता की शक्ति निहित होती है। इंद्रियों के माध्यम से जो हम विभिन्न अव्यवस्थित ज्ञान प्राप्त करते हैं, उस अव्यवस्थित ज्ञान को यही कल्पना, इसी कल्पना की शक्ति व्यवस्थित करती है। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि मुख्य कल्पना एक एक करके उन सभी बिंबों को, उन सभी अव्यवस्थित बिंबों को व्यवस्थित ज्ञान में परिवर्तित कर देती है। ललित कल्पना, जिसे कुछ विद्वान विशिष्ट कल्पना और गौड़ कल्पना के नाम से भी जानते हैं, यह मुख्य कल्पना की एक छाया है, उसकी एक प्रतिध्वनि है। और इस कल्पना की शक्ति सभी मनुष्य में नहीं मिलती, यह केवल सजग चेतना वाले मनुष्यों में ही प्राप्त होती है। इस शक्ति के माध्यम से कवि या कलाकार किसी भी विषय वस्तु का यथार्थ से भी बेहतर चित्रण करते हैं। इसलिए इस शक्ति का प्रयोग कवि, कलाकार, दार्शनिक तथा कला जगत से संबंध रखने वाले सभी मनुष्य करते हैं। ललित कल्पना मुख्य रूप से मुख्य कल्पना से प्राप्त सामग्रियों का विखंडन करती है, उसे तोड़ती है और फिर से उसका विलयन कर पुनः सृजन के उद्देश्य को पूर्ण करती है। ललित कल्पना असंबद्ध विषय वस्तुओं के मध्य सामंजस्य स्थापित करती है। कॉलरिज ने दोनों कल्पनाओं को मानसिक शक्ति स्वीकार करते हुए उनके मध्य गुणात्मक अंतर को स्वीकार किया है। जहाँ एक कल्पना का कार्य यांत्रिक है, वहीं दूसरी कल्पना सृजनात्मक है। परंतु मुख्य बात यह है कि दोनों कल्पना को जो आधारभूत सामग्री प्राप्त होती है, जो विषय वस्तु प्राप्त होती है, वह स्मृति से ही प्राप्त होती है। लेकिन दोनों के परिणामों में हमें पर्याप्त अंतर दिखाई पड़ता है। कल्पना जहाँ उस सामग्री का कायाकल्प करती है, उसमें गुणात्मक अंतर ला देती है, वहीं ललित कल्पना उस विषय वस्तु का, उस सामग्री का संयोजन मात्र करती है। कॉलरिज के शब्दों में यह अपनी संपूर्ण सामग्री जो पहले से बनी बनाई है बराबर साहचर्य नियम द्वारा ग्रहण करती है। इस प्रकार कॉलरिज जब ललित कल्पना का स्वरूप निर्देशित करते हैं, उस समय उनके मन मस्तिष्क में नव्य शास्त्रवादी काव्य रहता है, और जब वह कल्पना का विवेचन करते हैं, मुख्य कल्पना का विवेचन करते हैं, तब उनके मन में समसामयिक स्वच्छंदतावादी काव्य निहित रहता है। निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि कॉलरिज की कल्पना संबंधी मान्यताएं न केवल पाश्चात्य साहित्य जगत में अपितु भारतीय साहित्य जगत में भी उतनी ही महत्वपूर्ण है।
निसंदेह कल्पना के माध्यम से ही कोई कवि, कलाकार या सर्जक दो विभिन्न विषय वस्तुओं के मध्य सामंजस्य स्थापित करता है और सफल होता है, क्योंकि बुद्धि अनुशासित कर सकती है, उन्हें नियंत्रित कर सकती है, किंतु उन दोनों के मध्य जो रिक्तता है उसकी भरपाई कल्पना की जीवंत शक्ति के माध्यम से ही हो सकता है। कल्पना की इसी विशिष्टता को, इसी महत्व को कॉलरिज ने पाश्चात्य साहित्य के क्षेत्र में स्थापित किया। आशा है आपको कॉलरिज की कल्पना सिद्धांत की जो अवधारणा है वह स्पष्ट हो गई होगी। हमारा यह प्रयास रहता है कि सरल शब्दों के प्रयोग से आप तक विषय वस्तु को पहुंचा पाएं। फिर भी यदि आपके मन में इस सिद्धांत के संबंध में कोई प्रश्न हो, कोई जिज्ञासा हो, तो आप मुझे मेरे ईमेल आईडी पर अपने प्रश्न भेज सकते हैं। मैं यथासंभव आपकी जिज्ञासाओं को शांत करने का प्रयास करूंगा। आपकी प्रतीक्षा में